नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। मतदान की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र में चल रही है और जो पूर्वांचल है, जहां पर सबसे अंतिम चरण में मतदान होना है, 7वें चरण में मतदान होना है, उसकी अभी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। अभी सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित करने का क्रम एक चलाया हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर पूर्वांचल में मऊ जिले से आती है कि वहां पर बाहुबली विधायक बसपा के जो इस समय बांदा जेल में बंद हैं, मुख्तार अंसारी, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं सुहेलदेव राजभर पार्टी से, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। अब पूर्वांचल के बारे में जब बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वहां पर बहुत ज्यादा टफ चैलेंज है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से यह माना जा रहा था कि शायद यहां पर हालात मुश्किल होंगे, लेकिन यहां केक वॉक नजर आ रही है बीजेपी के लिए फिलहाल जो स्थिति है। पूर्वांचल के बारे में हमने बहुत कम बात की है अपने चैनल पर। आज हम पूर्वांचल पर बात करने के लिए हमारे साथ मऊ से जुड़ रहे हैं प्रखर द्विवेदी। प्रखर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रखर हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहते हैं, हमारे वीडियोस में भी जुड़ते रहते हैं और इन्होंने इच्छा जताई थी कि पूर्वांचल के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मऊ के बारे में बताइए हमें प्रखर के। मऊ में जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति है, किन किन पार्टियों ने किस तरह से कैंडिडेट्स उतारे हैं और खासतौर से जो मऊ सदर सीट है उसका सीन इस समय क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? सर धन्यवाद बहुत बहुत जोड़ने के लिए अपने साथ मुझको। और मऊ में मूलतः सर 4 सीटें हैं। एक मऊ सदर, घोसी, मधुबन और मोहम्मदाबाद गोहना, जो आजमगढ़ से सटती हुई सीमा पर लगता है, और मधुबन जो है वो बलिया सीमा से सटता लगता है। एक और सीट है रसड़ा, लेकिन वो लोकसभा में तो है, लेकिन विधानसभा वाइज जो है वो बलिया जिले में आती है मिला के, तो लगभग बीच में ही वो स्थिति है। और ये सभी को पता है कि नहीं पता, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि मऊ सदर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मऊ सदर की जो मूल सीट है जिसपे मुख्तार अंसारी लगातार जीतते आ रहे हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख से अधिक जो है मुस्लिम मतदाता है इस सीट पे। और उसके बाद नंबर 2 जो आती है वो दलित है, और दलित में भी यहाँ पे जो मूल दलित नहीं है, यहाँ पासवान जो जाति होती है, पासी जिसे कहते हैं, उस जाति की बहुलता है। और चारों सीटों पे मतलब जो है निर्णायक बिल्कुल स्थिति है। इसके बाद जो है नंबर 3 पे जो है राजभर बिरादरी जो है, वही यहाँ पे बहुत हम जो है नॉर्मली जो ज्यादा जो यहाँ से बाहर के जो लोग हैं वो राजभर जानते नहीं थे आज से 4-5 साल पहले, लेकिन उसके बाद उखाड़ हुआ। और इस पार्टी का जो है गठन 2004-2005 से ही हुआ था, लेकिन असली जो उभार 2017 में देखने को। तो कुल 4 सीटें हैं और अभी उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। बसपा ने भी ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष 2 महीने से पहले से ही यहाँ डेरा जार के बैठे हुए हैं। भीम राजभर उनका नाम है और वो मऊ सदर से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं 2 महीने पहले से। इसके बाद अभी चर्चा चल रही है मऊ सदर, जैसे आपने सर भी सुबह बताया था कि सुहेल देव समाज जो पार्टी है और प्रकाश राजभर जी, उससे जो है मुख्तार अंसारी जी शायद प्रत्याशी हो सकते हैं मऊ सदर से। लड़ना उनका तय है, चाहे जिससे लड़ेंगे उस पार्टी को विधायक मिल जाता है। यहाँ पे उनके अलावा वो तो निर्दलीय भी जीतते रहे हैं यहाँ से। हाँ, वो अपनी पार्टी से जीत चुके हैं, निर्दलीय भी जीत चुके हैं, सपा से जीत चुके हैं, बसपा से जीत चुके हैं, हर तरफ से जीत चुके हैं। जिस तरह से आपने समीकरण बताए उनके हिसाब से तो उनके लिए बहुत आसान है यहाँ पर जीत हासिल करना। सर जी, इस बार आसान भी है, और जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, बुलडोज किया गया है कई सारी, मतलब एक हमारे शहर में तो बीचों बीच बिल्कुल एक पेरिस प्लाजा जो उनका कॉम्प्लेक्स था, कई सालों से हम लोग छोटे पे से देख रहे थे, उसको बिल्कुल आधा गिरा दिया गया है और आधा छोड़ दिया गया है। मतलब आज आप जाके देखेंगे तो वो खंडेर बन चुका है बिल्कुल। तो इस तरह जो किया गया उससे मुस्लिम कंसोलिडेशन बढ़ा है और सहानुभूति की लहर है बिल्कुल मऊ शहर में, और बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है मुख्तार अंसारी और ज्यादा मार्जिन से, जबकि पिछली बार 8,000 वोटों से केवल जीत पाए थे, बहुत फंसी हुई सीट थी। उसके पिछली बार केवल 6,000 वोटों से जीत पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो है मतलब उसकी दूसरी वजह वन साइडेड होगा। मतलब हाँ, वन साइडेड बिल्कुल है। हालांकि बीजेपी का भी कोई प्रत्याशी नहीं आया, शायद वो इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मतलब वो अभी प्रत्याशी उनका नहीं आया है। लेकिन बीजेपी का जो है हमेशा से यहाँ पे क्षत्रिय बिरादरी के जो भी प्रत्याशी रहे होते हैं, अरिजीत सिंह लड़े थे 2012 में, 2017 में ये सीट सुभाषपा के में थी, महेंद्र राजभर लड़ रहे थे। यहाँ पे राजभर में जो है बहुल है, राजभर लोग भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। महेंद्र राजभर में बहुत करीबी मुकाबले में केवल 8,000 मार्जिन से केवल जो है जीत पाए थे मुख्तार अंसारी। काफी फंसी हुई सीट थी। प्रखर, मुझे बताइए 2017 में क्या हुआ था ऐसा समीकरण के केवल 8,000 वोटों से ही मुख्तार अंसारी जीत पाए थे? अब बात तो मुझे लग रहा है शायद 1 लाख से जीत जाएंगे।
सपा जो है ने जो है एक प्रत्याशी उतारा था अल्ताफ अंसारी, वो काफी कद्दावर नेता है यहाँ के समाजवादी पार्टी के। मुस्लिम और वोट इसकी में वजह डिवाइड हो गए। हाँ, मुस्लिम वोट में बहुत बड़े स्तर पे डिवाइड हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुख्तार अंसारी को हिंदू वोट नहीं मिलते, उन्हें अच्छी खासी मात्रा में जो भी जैसे जो ठेकेदार समाज जो ठेकेदारी लोग करते हैं ज्यादातर वो सवर्ण और हिंदू होते हैं, और उनमें जो है काफी अच्छी मजबूत पकड़ पकड़ रही है टाइम पे मुख्तार अंसारी जी की, और उसकी वजह से उन्हें हिंदू वोट भी ठीक ठाक मिलते रहे हैं, उसकी वजह से जीतते हैं। नहीं तो मुस्लिमों में ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम वोट उन्हें एक तरफा मिलते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के प्रति जो है एक कंसल्टेशन बढ़ रहा है और एक सहानुभूति की लहर टाइप की जिस तरह से कार्यवाही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो मुख्तार अंसारी का जिक्र हो रहा है इस तरह से, और उसको बढ़ा चढ़ा के हवा बनाया जा रहा है, तो उससे जो है यहाँ पे कंसल्टेशन होता है और नहीं, इस बार तो कई समीकरण मुख्तार अंसारी के फेवर में हो गए हैं। एक तो उनके प्रति सहानुभूति है, दूसरे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, ठीक है, और पिछली बार तो आरएलडी ने भी छोटे छोटे कैंडिडेट उतार दिए थे 3-3, 4-4 हजार वोट वाले, वो भी नहीं होगा, राजभर वाला कोई नहीं होगा। तो ये तो एक तरह से 4 पार्टियां तो एक साथ उनके खड़ी हो गई, उनका वोट बैंक तो एक तरफ जब ये सर ये पंजाब प्रकरण जब हुआ था, जब यहाँ से बवाल हुआ था कि पंजाब से नहीं लाया जा रहा, तो उसमें जो है ओवैसी जी जो थे वो तो तत्काल उन्होंने पेशकश कर दी थी कि आप हमारी पार्टी से लड़िए। हाँ, वो खबर आई थी। ओवैसी का यहाँ के जो युवा मुस्लिम जो बताता है काफी अच्छा रुझान है ओवैसी के प्रति, AIMIM जो उनकी पार्टी है उसके प्रति यहाँ पे आजमगढ़ के इलाकों में। लेकिन वो बात नहीं बनी और मुझे लग रहा है कि वो खत्म ही है यहाँ पे। वो लड़ेंगे मुख्तार अंसारी सुहेल देव समाज पार्टी की वजह से, और यादव वोट भी यहाँ पे काफी है। जैसे मैं मऊ सदर का आपको बता दूं, यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता है। जो सदर सीट है वो शहरी सीट है और उतनी ही लगभग दलित आबादी है, और दलितों में यहाँ पे मतलब जो पासवान जो जाति है मतलब उसके बाद वो जाति ज्यादा यहाँ पे है। उसके बाद तकरीबन 45,000 यादव वोट भी हैं। चौहान वोट जो जिससे दारा सिंह चौहान जी जो जिस जाति से आते हैं, नोनिया जाति जिसके कहा जाता है, वो 40,000 तकरीबन आबादी यहाँ पे है सदर की सीट पे। भूमिहार बिरादरी है 5 से 6,000 तकरीबन, उसकी भी आबादी है। ब्राह्मण भी 15,000 तकरीबन है। क्षत्रिय मतदाता है जो काफी निर्णायक है। और मैं बता दूं कि 2017 से पहले क्षत्रिय जो मतदाता होते थे वो मूलतः मुख्तार अंसारी को वोट देते थे सदर सीट पे। और जो मैं उसका कारण मूलतः ये था कि ठेकेदारी में और ये रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में और तमाम चीजों में मतलब जो है ये क्षत्रिय बिरादरी काफी जो है तगड़ी एक अच्छी लॉबी है यहाँ पे, और उस वजह से वो जो है मुख्तार अंसारी को जो समर्थन करती थी यहाँ पे। लेकिन फिर 2017 में जो है ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए बहुत करीबी मुकाबला हो गया था यहाँ पे। लेकिन अब की बार वो चीज भी जो है मुझे लगता है क्षत्रिय बिरादरी की मैं बताऊं, जैसे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है शक्ति सिंह, आपने नाम सुना होगा। हाँ, मूलतः हमारे इलाके के हैं वो, और तकरीबन पिछले 3 महीने से वो यहाँ पे डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं टिकट के लिए। वो यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं। और एक विजय प्रताप टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, वो ABVP से हैं, वो सदर सीट पे मांग रहे हैं। सदर सीट पे क्षत्रिय बिरादरी ठीक ठाक आबादी है, अगर उन्हें मिलेगा टिकट। और रोचक बात यह है कि जो उनके पिताजी हैं शक्ति सिंह के, वो भी एक ठेकेदारी थे और वो इनके भी करीबी रिश्ते हैं मुख्तार अंसारी से। लेकिन अब इस बार विरोधाभास है कि वो टिकट मांग रहा है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि अब रोचक लड़ाई कुल मिला के ये हो गई है कि टिकट अभी भाजपा ने कोई टिकट ही यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है। अभी विजय प्रताप सिंह जी भी हैं, वो भी दावेदार में, एक अशोक सिंह जी भी हैं, वो भी दावेदार में। तो अभी टिकट नहीं मिले, कुल मिला के यहाँ पे टिकट अभी घोषित नहीं है। और भीम राजभर बसपा से प्रत्याशी हैं और मुख्तार अंसारी जी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और सदर सीट पे भूमिहार कायस्थ लोग भी काफी हैं, 5,000 लोग। तो सवर्णों की चूंकि भीम राजभर के लिए भी समीकरण ठीक है, दलित वोट काफी हैं, राजभर वोट काफी हैं। आपको मैं रोचक बताऊं, यहाँ पे सपा के कंपैरिजन बसपा कहीं ज्यादा मजबूत रही है। यहाँ के सांसद अतुल राय जी हैं, बसपा से हैं। विधायक मुख्तार अंसारी खुद थे, पिछली बार दलित वोट पाके काफी बसपा से ही थे। इसके अलावा यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी जी हैं, वो भी बसपा से ही हैं। और जिला पंचायत भी यहाँ पे बसपा ही बनता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे कि भाजपा ने पूरी मशीनरी अपनी लगा दी और मनोज राय जी जो है जिला पंचायत में चीजें मैनेज हो जाती हैं। जी सर वही हुआ। और मनोज राय जी जो है निर्विरोध भी हो गए। और जो समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसके घर पे जो जिस दिन नामांकन था उसी दिन जो है बुलडोजर पहुंच गया था और वो बंदा फरार हो गया और नामांकन ही भरने नहीं गया और जो जीत हो गई। तो सदर सीट की तो मैंने जैसे बता दिया। इसके अलावा घोसी सीट है। घोसी सीट पे जो सिटिंग विधायक हैं विजय राजभर, वो उपचुनाव हुआ था। इससे पहले 2017 में यहाँ पे फागू चौहान जी जीते थे, जो इस समय जो है सुधाकर सिंह थे, सपा के कद्दावर नेता फग्गू सिंह चौहान जी, फागू सिंह चौहान। तो वो बन गए बिहार के राज्यपाल हैं, वो तो राज्यपाल बन गए। और उनकी जगह पे फिर उपचुनाव हुए। और विजय राजभर जो है, विजय राजभर की बात बताऊं कि विजय राजभर जो है बहुत संघ से निकला हुआ कार्यकर्ता और हमारे यहाँ पार्षद रह चुके हैं।
एक समय के अच्छा। नगर पालिका के। वो पहले अच्छा। पार्षद रहे और काफी मेहनती हैं और जमीन पे मतलब आपको लोकल में मिलेंगे आपको हर समय। उपलब्धता उनकी काफी अच्छी है अन्य सभी विधायकों से। तो उन सब मामलों में वो फेवर है और जाति का समीकरण भी ठीक ठाक उनके लिए था। तो 2017 के बाद जब उपचुनाव हुए 2019-20 में, तो उसमें जो है उन्होंने बहुत करीबी अंतर से मात्र जो है सुधाकर सिंह को जो है पटकनी थी और विजयी हुए। तो इसमें श्री विजय राज बीजेपी से जो है सिटिंग विधायक है। इसके बाद जो सपा है, सपा ने जो है श्री दारा सिंह चौहान को उतार दिया है। वो मधुबन से पहले विधायक थे और वहां मंत्री हैं जो। उनके फेवर में नहीं था, तो वो मांग रहे थे बीजेपी से टिकट कि हमें घोसी से दिया जाए। बीजेपी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि घोसी से आपको टिकट नहीं मिलेगा और इसकी वजह से उन्होंने जो है पाला बदल दिया। खैर वो तो अलग विषय है। और अब सपा ने जो है उन्हें उतार दिया। पहले जब दारा सिंह चौहान को जब यहाँ पे उतारा गया तो काफी विरोध हुआ सपा के में। वो लोग सुधाकर सिंह को ही चाह रहे थे। सुधाकर सिंह काफी मजबूत है और अगर वो लड़ते तो बहुत ज्यादा ये संभावना थी कि वो सीट निकाल जाते सुधाकर सिंह सपा के लिए। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, दारा सिंह चौहान को उतार दिया गया और सुधाकर सिंह चौहान को बगल वाली सीट मधुबन भेज दिया गया। मधुबन के बारे में बताइए। मधुबन सीट जो है मुझे लगता है सपा के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट सीट है। 80,000 तकरीबन यहाँ पे यादव सीट है, यादव लोग हैं। इसके अलावा 70,000 दलित हैं, राजभर भी 25,000 है, चौहान 24,000 है, मुस्लिम भी 20-22,000 है। ब्राह्मण यहाँ पे थोड़ा संख्या सबसे अधिक है, 20,000 के करीब ब्राह्मण है। और उमेश चंद्र पांडे जी होते थे बसपा से, वो विधायक रहे थे 2 या 3 बार लगातार, यहाँ से जीतते रहे। पिछली बार जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बताया था अवरेश पांडे, तो वो भी नंबर 2 पे थे। तो ब्राह्मण लड़ते रहे यहाँ पे, लेकिन इस बार ब्राह्मण ने को जो है किसी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। सुधाकर सिंह जी को है सपा ने जो है बगल वाली सीट से उतार दिया है। अब जो कल का जो आपने बवाल, अगर आपने सुनी होगी खबर, बवाल इस वजह से मधुबन में कुछ भाजपा कैंडिडेट को लेके कुछ हुआ है। भाजपा कैंडिडेट जो है फागू चौहान जी चले गए राज्यपाल बन के और अब जो है इस बार जो है उन्होंने जो है अपने पुत्र जी को जो है उतरवा दिया है, यहाँ पे टिकट दिलवाने में कामयाबी पाई है। तो उन्हें मधुबन से जो है टिकट मिल गया। वो अभी 2 दिन आए यहाँ पे। भरत बघेल सिंह बघेल हैं, एक काफी कार्यकर्ता, काफी वो रहे, जमीन पर रहते रहे। उनके समर्थक लोग थे, लोग चाहते थे उनके लिए टिकट। जो जमीनी कार्यकर्ता मूलतः है वो चाहते थे टिकट, लेकिन वही है कि बाहरी प्रत्याशी अचानक से कहीं से थोप दिया जाता है जनता। और जो नॉर्मल जो कार्यकर्ता है, जो 5 साल तक योगी मोदी चिल्ला रहा है, उसे नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो है ये मतलब गलत चीज है। उसका विरोध हुआ और कल जो है काफी बवाल हुआ शहर में। वहाँ के बूथ मंडल से लेके मतलब हर जितने इस तरह के पदाधिकारी होते हैं एक क्षेत्र में, उनके लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा और इस्तीफा दिया और चुनाव बहिष्कार कर दिया। और कुल मिला के अब वहाँ पे अजीबोगरीब स्थिति हुई है। रामविलास चौहान चौथी सीट जो मऊ की है, मधुबन, घोसी, मऊ, इस पर बात होगी। चौथी सीट कौन सी है? चौथी सीट सर जो है मोहम्मदाबाद गोहना, जिसमें तो अभी शहरी क्षेत्र में मोहम्मदाबाद से भी शायद अंसारी में से कोई वहां पे रहा है कभी विधायक। नहीं, वो सर वो जो मोहम्मदाबाद है वो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद है। अच्छा, वो गाजीपुर वाला है। ये मऊ में भी मोहम्मदाबाद गोहना जो है सीट है, वो आजमगढ़ की सीमा से लगती हुई सीट है और एससी सीट है, वो सुरक्षित सीट है। और भाजपा का यहाँ पे कोई असर नहीं था, कभी विधायक नहीं बने थे। लेकिन पिछली बार त्रिकोणीय लड़ाई में मात्र 500 से 600 वोटों से जो है भाजपा का श्रीराम सोनकर जी जीते चुनाव। और बैजनाथ पासवान नंबर 2 पे थे सपा के। अभी बीएसपी का यहाँ कोई कैंडिडेट अभी नहीं आया। ये 2 लोग अभी, तो भाजपा ने सिटिंग श्रीराम सोनकर को उतार दिया है और उनके खिलाफ भयानक आक्रोश है। भयानक आक्रोश उनकी वजह से कम है, उनके पुत्रों की वजह से कम ज्यादा है। क्यों? लोग हैं वो जो है इलाके में इस तरह से मतलब, हाँ, उन लोग का ऐसा मतलब व्यवहार है कि उन्होंने सारा जो है किए करे फाइल जो है। जबकि श्रीराम सोनकर यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, 2002 में जीत चुके हैं, 1991 में भी जीते थे यहाँ पे। काफी वो मतलब ठीक ठाक होने थे, क्षेत्र में काफी घूमते, अच्छी छवि थी उनकी। लेकिन उस छवि को मटियामेट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई उनके पुत्रों ने। और इस बार लग नहीं रहा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या पार्टी ने सोचा, क्या हुआ, जो है फिर से दे दिया गया है। और यहाँ तो अभी बसपा का उम्मीदवार नहीं आया, लेकिन त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पे भी होगी और 4 में से 3 सीटों पर त्रिकोणी लड़ाई होगी। बसपा भी ठीक ठाक फाइट करेगी। दलित जो है यहाँ पे काफी संख्या में है। अच्छा, पिछली बार 4 सीटों में से कौन सी सीट किस ने जीती थी? 3 सीटें भाजपा ने और 1 सीटें मुख्तार अंसारी। अच्छा, बाकी तीनों, मऊ को छोड़ के बाकी तीनों सीटें पे बीजेपी। इस बार अभी फिलहाल स्थिति आपको क्या लग रही है, अगर मऊ को छोड़ दे बाकी तीनों पे जहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं? सर अगर कैंडिडेट के देखें तो मोहम्मदाबाद गोहना में मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बैजनाथ पासवान काफी ज्यादा आगे है। सपा बसपा की बल, मतलब मुझे लगता है भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी, ऐसी स्थिति है। लेकिन घोसी और मधुबन में जो है मेरी राय है कि अभी चुनाव चूंकि 25 दिन अभी यहाँ पे वोटिंग में है, तब तक काफी चीजें मैनेज हो जाएंगी। जैसे जो भी नाराजगी है, जैसे सपा में भी नाराजगी है कुछ कार्यकर्ताओं में,
भाजपा में भी है, तो उसको कुछ न वो तो कुछ जब टिकट घोषित होते हैं वो एकदम से होता ही है विरोध, सब जगह जी, होता है। बवाल होता ही है। अभी सुरेंद्र सिंह हाँ। बैरिया से वो क्या ना शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने कितना बलिया से। बवाल मचाया, निर्दलीय लड़ेंगे और वो पता नहीं क्या दिल्ली क्या कह रहे लड़ेंगे, हैं। खैर उनकी निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, वो जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, मैं लास्ट में बता जमानत रहा जब्त हो जाएगी। हूँ। उनकी स्थिति वही है, और वो कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन पार्टी का उससे अच्छा, कोई होगा नहीं, मऊ के मतलब बारे में आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मऊ में मुख्तार अंसारी वाली सीट पे, क्योंकि यहाँ आसार तो है नहीं बीजेपी के कुछ, लेकिन यहाँ पे वो वो कैसे यहाँ पे प्रत्याशी वो का चुनाव करेंगे, कैसे वो करती है पार्टी यहाँ पे? यहाँ पे छतरी उम्मीदवारी लड़ाएगी, मेरा जहां तक हम्म। मानना है। और विजय प्रताप सिंह जो है, उनकी सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी मुझे लगती है अभी अभी के हिसाब से, और हम्म। उन्हें छतरी उम्मीदवारी लड़ाएगी, पार्टी पिछली लड़ेगी। बार भी यही लड़े थे विजय प्रताप सिंह। नहीं, विजय प्रताप सिंह पहली बार लड़ रहा है। शक्ति सिंह पिछली भी बार तो कौन जो थे? पिछली बार यहाँ से जो है सुहेल देव समाज पार्टी के खाते में चली गई थी, और महेंद्र अच्छा, राजभर वो तो हाँ, वो बीजेपी के साथ थे वो यहाँ सीट में। तकरीबन 50,000 तकरीबन सीट जो है राजभर वोटों का भी काफी है संख्या, हम्म। राजभर वोटों की, तो उस वजह से लड़े थे, और उन्होंने ठीक ठाक चुनाव लड़ा था, मतलब सबसे बेहतर चुनाव हाँ। लड़ा था। और चूंकि हाँ। अल्ताफ अंसारी लड़ रहे थे सपा से, तो उन्होंने भी काफी मदद निभाई, और बहुत करीबी लगा। पिछली बार हम लोग को लग रहा था कि क्या पता सीट हार जाए, लेकिन नहीं हो पाया। 6-7 हजार 8 हजार वोट से तकरीबन वो जीत गए। और इस बार जो है, अब चूंकि राजभर जी साथ में है उनके, तो राजभर वोट भी उन्हें, और बसपा ने भीम राजभर को उतार दिया, तो राजभर वोट कुछ इधर भी बटेगा, और दलित वोट जो है बसपा के कैंडिडेट में जाएगा। और आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि मुख्तार अंसारी इस बार जितने पुराने अपने रिकॉर्ड है सब ध्वस्त करने जा रहे हैं, नहीं, ऐतिहासिक ऐसी जीत होने जा ऐसी रही है। स्थिति नहीं होगी। मुझे इस तरह की ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव जैसे जैसे आता जाएगा, तो बीजेपी जैसे जब वो पश्चिम की जब लहर एक आएगी, और यहाँ पे जब जोर पकड़ेंगे, तो ये जैसे हाँ। वहां पे नाहिद हसन और इन सब लोग का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर यहाँ पे भी उस तरह से होगा कंसल्टेशन। तो इस सीट पे भले ना ज्यादा फायदा हो, अगल बगल की सीट पे फायदा हो सकता है। जातिगत हम्म। समीकरण बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा लोकलाइज चुनाव है, और अच्छा, आजमगढ़ यहाँ से मिलता हुआ है, आजमगढ़ से अखिलेश यादव बिल्कुल बगल सांसद भी हैं, उसका भी हाँ कुछ बगल प्रभाव रहता होगा क्षेत्र पे। हाँ सर, और मुस्लिम यादव दलित ये है हम्म। सपा बसपा के लिए हमेशा मुझसे मुफीद रहा है। तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन सब सीटों पे यही दो पार्टियां ज्यादातर नहीं है। भाजपा तो पिछली बार लहर में बिल्कुल कई सारी सीटें निकाल ले गई अप्रत्याशित रूप से। हालांकि आजमगढ़ का जैसा मैं बता रहा हूँ कि आजमगढ़ में 10 सीटें तकरीबन थी, 5 जो है समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 4 हम्म। बसपा के पास थी, और एक जो है केवल वो सीट जो है निकाली थी इन्होंने, भाजपा ने। फूलपुर पवई सीट थी, और रमाकांत यादव जो विधायक है उनके बेटे थे रघुकांत यादव, वो लड़े थे भाजपा से। हम्म। और इस बार उस सीट पे जो है रमाकांत यादव को सपा ने दे दिया है टिकट, तो अरुण हम्म। कांत यादव ने जो है हाथ खड़े कर दिए कि हम लड़ेंगे ही नहीं। तो हम्म। वहां पे उन्होंने एक राम सूरत राजभर जी है, उनको टिकट दे दिया आजमगढ़ से। तो कुल मिला के हम्म। वहां पे ऐसी सिनेरियो, वहां पे हालांकि इस बार बीजेपी काफी ठीक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वहां पे जातिगत समीकरण बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। नहीं, लेकिन आप वहां पे आजमगढ़ की डिटेल्स अभी मत खोलिए, आजमगढ़ की डिटेल्स के लिए हम आपसे 2 दिन बाद फिर बात जी करेंगे। सर, आप ठीक है उसकी ठीक है ठीक है। तैयारी करके रखिए। आज आपने मऊ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और जब प्रत्याशी यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे एक बार, फिर हम मऊ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरे यहाँ पे बसपा और का नहीं है, और भाजपा जो है सदर सदर सीट है उसके लिए है, और विरोध चल रहा है दोनों जगह पे। जैसे मोहम्मदाबाद गाना गोना में श्रीकांत सोनकर का विरोध है, और वो मधुबन वाली जो सीट है उस पर विरोध है उनका, रामविलास चौहान जी का जो उनके पुत्र है, तो विरोध चल रहा है। सपा में सुरेश अच्छा, सुधाकर यहाँ पे जी। एक बात बताइए, बिल्कुल एक फ्रैंक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जी जैसे सर। कि मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि भाव बड़ी है, अंडरवर्ल्ड, वो फलाना डॉन, ये वो सब कहा जाता है, तो क्या मऊ के लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। और हाँ। अपराधी, मेन बात यह है कि जो भी जनता है वो अपराधी कोई व्यक्ति मतलब कैसा है, अपराध कर रहा है, किसी और के कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब उसको उसको देखती नहीं है वो व्यक्तिगत, मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है जमीन को उस पर देखती है। जो यहाँ पे जैसे बुनकर आबादी काफी ज्यादा है, तो जब मुख्तार अंसारी जो है मतलब जब विधायक थे 2002 में करीब में, उन्होंने बुनकरों के जो बिजली वाली जो व्यवस्था थी, तो बिजली की व्यवस्था में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय। और बिजली, आपको बता दूं, पूर्वांचल के इलाकों में मैं दावा कर सकता हूँ कि वाराणसी और गोरखपुर से भी ज्यादा बेहतर बिजली मऊ में मिलती रही है शुरू से। हम लोग खुद देखते हैं, मतलब आज जब भले हो रहा होगा यहाँ हर शहरों में, उन्होंने उस चीज में मदद की थी, और जमीनी स्तर पे लोग उनसे जुड़े हुए थे, और उनके प्रति सहानुभूति है। और अब तो धर्म का एंगल आ गया, तो अब तो बात ही पूरी चीज ही बदल गई है। मतलब तो जब हाँ। फुटाई हो जाएगा जो, हाँ। हाँ, हाँ। अभी तक धर्म का एंगल नहीं था। साल 2005 में यहाँ पे जो है दशहरे के समय पे एक हिंसा हुई थी फुटफुट। उसके बाद क्या हुआ कि ये लखनऊ में थे मुख्तार अंसारी जी, इनको बुलाया गया सब एसपीडीएम की तरफ कि भाई आप आइए सुलझाइए। और जैसे ही ये पहुंचे वहां पे मऊ में, तो आपने एक वीडियो देखा होगा मुख्तार अंसारी का कि जीप में चलते हुए लहराते हुए चल रहे थे समझाते हुए, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे हाँ। उनका वो हाँ। वीडियो बहुत भयंकर वायरल है आज तक। और अच्छा। वो जैसे ही यहाँ पहुंचे, तो जो उनके समर्थक थे वो मानने की बजाय और ज्यादा जोश में आ गए, और उसके बाद और ज्यादा बवाल बढ़ गया, और इनका उसमें अच्छा। नाम आया कि इन्होंने काफी ज्यादा भड़काया उस पर भी काफी इनके मुकदमे ठने हुए।
और उसमें फिर उसके बाद से फिर मऊ का मिजाज बदल गया, और जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदुओं के दुकानों को लूट लिया गया, जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे वहाँ मुस्लिमों की दुकानों को लूट लिया गया। उसके बाद एक आबादी का बहुत बड़ा स्थानांतरण हो गया, और हिंदू हिंदू वाले इलाके में भाग गए और मुस्लिम वाले इलाके में भाग गए। कुल मिला के फिर बिल्कुल समीकरण एकदम अलग हो गए। और पहले तो यहाँ पे जब हम लोग का जन्म हुआ होगा तो 70-30 का मामला था, यहाँ मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा थी, कंसोलिडेट थी। लेकिन फिर धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ा है, लोगों ने जो है शहरों में जमीनें खरीद के जो है मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, और उसकी वजह से हुआ। हालांकि फिर भी अभी भी उस तरह से नहीं होगी। होता क्या है कि लोग जैसे मकान बना लेते हैं शहर में, लेकिन उनका वोटर जो है आज भी उसी गांव वाले पे ही उस पे वोट दे रहा है, वो शहर में अपना नामांकन, शहर की वोटर लिस्ट में आज भी वो नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो नगर पालिका के अध्यक्ष जो है मुस्लिम ही बनते हैं, विधायक जी भी यहाँ पे वही है, और 25 साल से तकरीबन वो यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ के सांसद जी भी जेल में, विधायक जी भी जेल में है, विधायक भी जेल में। हाँ, उनके ऊपर भी बलात्कार के इस पे आरोप लगे थे। वो चुनाव से ठीक पहले भरे और तुरंत अगले दिन से जो है उनको पुलिस उठा लेती, तब से वो जेल में है। विधायक जी भी जो है जेल में है। तो मऊ की जनता के दुर्भाग्य ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपलब्ध नहीं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका वो भाग्य वो जेल से लिख रहे हैं बैठ के। हाँ, वो जेल से ही लड़ रहे हैं, जेल तो बहुत ही हास्यास्पद बिल्कुल वो है। और मुख्तार अंसारी के बारे में कोई मतलब ऐसा नहीं है, लोग बहुत बाहर अलग तरीके की छवि बनाते हैं। वो जितने मुकदमे हैं वो साबित होंगे, वो तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन यहाँ पे जो है जो मुस्लिम जो है उन्होंने एक प्रकार से ये कि उनके यहाँ जो भी जैसे कभी जाएगा मदद के लिए, भले वहाँ ना, उनका एक ऑफिस है, उनके कोई भी चला जाएगा तो शादी के लिए अगर पैसे मांग लेगा, कोई गरीब है तो उसको तुरंत वो दे दे। इस तरह की छोटी छोटी मददों से जो है अपनी एक रॉबिन हुड टाइप वाली छवि बना दी है उन्होंने। मैं जो है जो अमीरों है, मैं अमीरों से जो लूटता हूँ और गरीबों में, इस तरह की छवि जब बन जाती है तो ये बिल्कुल अलग है। एक वर्ग तो विशेष आपके साथ हो ही जाता है, और वो बड़े पैमाने पर होता है। और इस बार तो सपा कोई उम्मीदवार देगी नहीं, वो उसी से लड़ेंगे और कंसल्टेशन बढ़िया हो जाएगा, तो जीत का मार्जिन और बढ़ने की उम्मीद है। यही कुल मिला के खेल है, और कुछ नहीं। यहाँ पे तो काफी बड़े पैमाने पे जो है पिछले 2 साल से कई सारे उनके जमीनें जो उन्होंने कब्जाएं हुई थी उसको ले लिया गया। उनके जितने संबंधी थे, चाहे वो किसी के भी मतलब हिंदू भी हैं, कई सारे उनके जो समर्थक जो थे उनके भी जो है मतलब संपत्ति तोड़ दी गई। उनके किसी के घर में भी, यहाँ पे शिवशंकर सिंह जी हैं, उनका जो भी हाल ही में चुनाव संहिता लगने के 2 दिन पहले ही उन्होंने पूरा एक बकवल यहाँ का इलाका है पूरा, उसमें उन्होंने साम्राज्य बनाया था। उसमें स्विमिंग पूल थे, बगीचे थे, ढेर सारे मतलब सब कुछ थे, और उसको जो है 2 दिन पहले ही पुलिस ने जो है लेके तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। इसी तरह से राजीव राय जी यहीं बगल में ही उनका ऑफिस है, अभी तो छापा पड़ा था उनके हाल ही में जब चुनाव ऐलान होने के थोड़ी देर पहले, तो वो भी घोसी से टिकट मांग रहे थे राजीव राय जी काफी अच्छी छवि उनकी इलाके में है, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है इस बार। तो दारा सिंह चौहान को दे दिया गया है, तो उस पर भी नाराजगी हुई कि फिर से भी कहीं फिर से चुनाव लड़ने के बाद फिर कहीं नहीं फरार हो जाए। तो यही चल रहा है, और कोई मतलब कोई किसी तरीके से बिल्कुल गहमा-गहमी। और मुख्तार अंसारी वाली जिस तरह से छवि बनाई जा रही है वो उतनी भी वैसी नहीं है, लेकिन हाँ वो अपराधी एक है, वो जीत रहे हैं लगातार, क्षेत्र की जनता लगातार जिता रही है। ये भी अलग ही दुर्भाग्य है, वो चुनाव जीतते भी जा रहे हैं, क्षेत्र में कहीं दिखते ही नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है। हालांकि इस बार जो नगर पालिका जो क्षेत्र यहाँ का है, तो ये पालकी जी जो है उन्होंने काफी अच्छा काम कराया है यहाँ पे, और शहर का काफी सुंदरीकरण वगैरह जो भी नगर पालिका क्षेत्र में आता है वो करा रहे हैं इसमें। तो इससे भी एक फर्क है। छोटा शहर है, आजमगढ़ से जो है यहाँ पे कल्पनाथ राय जी होते थे पहले, उसी से चुनाव लड़ते थे, बहुत कदावर नेता थे और मंत्री भी थे कांग्रेस सरकार। उनके टाइम पे जितनी भी यहाँ के रेलवे स्टेशन, स्कूल जो भी बने हुए हैं, आज वो जस्ट वही 30 साल पहले जब जनपद बना था उन्हीं के द्वारा कराए गए हुए हैं। आज उसके बाद कोई विकास कार्य यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ना कोई नया ओवरब्रिज बना है, जो मतलब जो विकास भवन बना था, वो कलेक्ट्रेट जो बना था उन्होंने ही बनवाया था, स्टेशन जो बना था उन्होंने ही बनवाया था, जो भी ओवरब्रिज थे उन्होंने ही बनवाए थे, वो तब से पड़े हुए हैं। उसके अलावा और कोई नहीं है, और बहुत क्षेत्र की जनता का बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आ ही नहीं रहा है कि मतलब जो है। और एक और बताऊं, जो अरविंद शर्मा जी जो है वो भी यही मोहम्मदाबाद गोहना वाली जो सीट है मऊ जनपद से ही है, अरविंद शर्मा जी, जो गुजरात के IAS अफसर वो थे वो जी, और बहुत ही अच्छी छवि उनकी है। मुझे क्यों नहीं पता, मुझे लगता है कि उन्हें टिकट देना चाहिए था, विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहिए था, लेकिन अब जो भी कारण रहा पार्टी का अपना हुआ। और मुख्य सचिव जी बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, यूपी के, वो भी यहीं के हैं, घोसी के ही हैं। अच्छा। तो हाँ, तो हर क्षेत्र में लोग हैं यहाँ से, लेकिन किसी को पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कि जनता का जो फैसला होता है सबसे ऊपर होता है, और वहाँ के लोगों ने चुना है कि हम मुख्तार अंसारी को अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, इसके सामने कोई क्या कर चुनते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, बड़ी लंबी आज वीडियो बन के देखे 25 मिनट हो गए हमें बात करते और पता ही नहीं लगा। आप बहुत ही मैं अभी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं आपको फोन पे भी बताऊंगा अभी।
लेकिन हाँ, अभी वो बात होती रहेगी, लेकिन आप अगले वीडियो के लिए तैयारी रखिए। आजमगढ़ के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आजमगढ़ में आज ठीक, जो आपने आजमगढ़ में बल्कि मैं बताऊं, आजमगढ़ में बताऊं पिछली बार से बेहतर करेगी बीजेपी आजमगढ़ में। चलिए वहां पे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आजमगढ़ से आपके बारे में बात होगी। ये थे प्रखर द्विवेदी जो जुड़ रहे थे मऊ से। धन्यवाद प्रखर इस जानकारी के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।